हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखे थे। जो लोग बाई चांस में से क्लास मिस कर गए हो, वीडियो अपलोडेड है, देख लेना, ठीक है। और थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आज की क्लास समझ में आए। हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास कि इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट द सेम पॉइंट, ठीक है। स्टेटमेंट मिल जाएगा, बट नो वेयर इट इज मेंशन दैट इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। हर जगह देखोगे सेंटर मास सेंटर ग्रेविटी एक जगह में होते हैं, ऐसे बोल देंगे, ठीक है। बट मस्ट अंडरस्टैंड इफ इट इज इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई एट द सेम पॉइंट। अच्छा, कैसे पता करते हैं ये पेन का सेंटर मास कैसे है, कहाँ है, पता करते हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो मुझे क्या करना है, ऐसे ढूंढना है कौन सा पॉइंट में एक तो सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जहां पर एक तो सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा वहीं पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहीं पे सेंटर ऑफ मास। फॉर डिटेल्स रेफर टू प्रीवियस वीडियो। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस फ्रॉम एन एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to summation of mi xi by summation of mi, where xi is the distance of center of mass of mi from the axis। सबको समझ में आता है। थोड़ा सा खाली जो लोग एब्सेंट थे उनको अकोमोडेट करने के लिए मैं बताता हूँ। अगर हमें दिया गया है कि यहाँ पर कुछ मासेस रखें, सपोज आई से हियर इज ए 4 kg मास, वेयर से इट इज समवेयर हियर एट से 2 एंड so it is somewhere at 6,2, and suppose here is a mass say something 2 kg, कहाँ पे रखा है, say it is -2 + 2 ऐसे करके रखा है। और हमें पता करना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इतना तो समझ में आ रहा है कि जो लोग लास्ट क्लास सिंसियरली पढ़े होंगे उनको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। रेफर टू द फिगर एंड टेल मी व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर अलोंग दिस लाइन। कहाँ है मालूम नहीं है, बट अलोंग दिस लाइन। अलोंग दिस लाइन मतलब ये लाइन में रहेगा। हर जगह y का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, मतलब सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट 2 होगा। जो इंटेलिजेंट है वो सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये बात है तो फिर x कोऑर्डिनेट निकालने वाली बात हुआ। अभी देखिए सलेट एंड अरुंधति के लिए द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एनी एक्सिस इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi, जिसमें xi क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi फ्रॉम द एक्सिस। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या था, मतलब ये था, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो m1 x1 m2 x2 लाइक दिस सारा पार्टिकल के लिए निकालेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, सारा पार्टिकल के लिए निकाल के जोड़ देंगे। ये होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। जैसे अभी हम यहाँ पे करेंगे तो हमें अगर चाहिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो हम कहेंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दो मास है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा, m1 किसको लेंगे, किसको भी ले लो, मान लो कि 4 kg को ले लेंगे तो उसका x1 कितना है 6, 4 × 6 प्लस m2 कितना है 2 kg, उसका x2 कितना है -2 डिवाइडेड बाय यहाँ है m1 प्लस m2 4 प्लस 2, दिस गिव्स यू दी x कोऑर्डिनेट। हाउ मच, 24 - 4 is 20/6 is 10/3। तो ये लाइन से जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, 10/3। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना डायरेक्टली समझ में नहीं आया तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2, है ना, ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या कहेंगे, तो m1 कितना है, m1 ले लो 4 kg, y1 2, m2 2 kg, y2 is also 2 by 4 plus 2, what is that, 2 only। इसका मतलब the coordinate of center of mass is 10/3, 2। मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा जिसका x कोऑर्डिनेट है 10/3, y कोऑर्डिनेट है 2, so the point will be somewhere here।
दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि दोनों मास को जॉइन करता हुआ लाइन के बीच में ही रहेगा, कुछ अलग जगह तो रह नहीं सकता, इट हैज टू बी अलोंग द लाइन। ये कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाना जरूरी है। आप लोग मुंह बंद करके बैठना मत, इंटरेक्ट करना, और अगर कुछ ही नहीं बोलना है तो व्हाई टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, आप तो सीधे वीडियो लेके काम चला सकते हो, जो कि 99.9% बच्चे कर रहे हैं। ऑनलाइन में फ्री में मिल रहा है, वीडियो देख रहे हैं, सोचते हैं जिंदगी उसमें सुधर जाएगा। मुंह खोलो और बोलते रहो, इंटरेक्ट करते रहो। एनीवे, आगे आगे चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर हमें ये चीजें समझ में आ गया है तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। क्या दिया है? दिया है कि देयर आर इन फिगर शोन टू सिमिलर बार्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l आर जॉइंड। ये एक बार है, ये एक बार है, दोनों को जॉइन कर दिया गया, दोनों का मास m है, लेंथ l है। The arrangement is in equilibrium being supported at point P। इसको इसे रख दिए यहाँ पे सपोर्ट करके थोड़ा। हाँ, पूछा है बताओ ये डिस्टेंस d क्या है। डाटा क्या दिया है? डाटा दिया है कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, दोनों का मास m है, लेंथ l है, ऊपर l/2 नीचे l/2, मतलब सिमेट्रिकली कनेक्टेड है। और यहाँ पे कोई एक जगह एक सपोर्ट दे दिए और इस चीज रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में। बताओ d कितना है, ऐसे पूछा है, ठीक है। d कितना है पूछा है। पहले हम सोचते हैं अगर कोई बॉडी को हम सिंगल सपोर्ट देके इक्विलिब्रियम में रखेंगे, हम कहां पर सपोर्ट देने से इक्विलिब्रियम में रहेगा? एट दी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये जो रॉड है, दो रॉड, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इट मस्ट बी हियर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फिगर देख के हमें समझ में आ गया, लिखा नहीं है कि सेंटर मास P में है, हमें समझ में क्या आ गया? सॉल्यूशन क्या कहता है? फॉर इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ मास मस्ट बी 8P, सेंटर ऑफ मास P में होना जरूरी है। हाँ, तो कितना? तो हमें क्या पूछा है? D, मतलब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस लाइन। यहां से सेंटर मास का डिस्टेंस कितना है? वही तो D है। देख लो, क्वेश्चन से ही हम निकाल रहे हैं क्लू। वो पूछा नहीं है कि सेंटर मास का डिस्टेंस बताओ। सपोर्ट क्या है? बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब आपको पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस लाइन AB। सो D क्या है? हम कहेंगे ये पॉइंट को, चलो कुछ नाम दे देते हैं, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं AB। क्या कहेंगे? सो D इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB। ये समझ में आ गया। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आया? यस। घुस जाऊंगा कंप्यूटर के अंदर, बहुत मार के आऊंगा जो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो AB। अब चीज ये है कि हमें D निकालना है। कैसे करेंगे? लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस वी ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स, है ना। स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, ऐसा सेगमेंट बनाते हैं कि हर सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है, फिर समेशन ऑफ MI एक सही कर लेते हैं। यहाँ पर दो बार, चलो मैं बार को अपनी मर्जी से नाम दे देता हूं। ये है बार नंबर 1, ये है बार नंबर 2। तो क्या करना होगा हमें? M1 x1 M2 x2 निकालना है। अच्छा, तो हियर व्हाट इज M1? कोई मुझे बताएगा? दिया है कि हर एक रॉड का मास m है, तो M1 कितना होगा? m। x1 क्या है बताओ डेफिनेशन में? xi क्या था? व्हाट वाज डेफिनेशन ऑफ xi? xi वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi फ्रॉम द एक्सिस, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम द एक्सिस। M1 कौन है? ये है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ है। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? L है, तो x1 इज L। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। नाउ बता बेटा, व्हाट इज M2? M2 क्या होगा? वही M है, दोनों रॉड का मास M है। क्या कोई मुझे जल्दी से बता देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 हियर? स्वरूप आचार्य, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 हियर? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M2 फ्रॉम द एक्सिस। M2 कौन है? ये वाला बार। उसका सेंटर मास कहाँ है? यहाँ है। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? कितना है? अगर पूरा लेंथ L है तो सेंटर मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? L/2।
ये देखो बन गया। अब क्या निकालना था आपको? आपको निकालना क्या है? निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस लाइन एंड दैट इज व्हाट इज डी। हमें डी निकालना है। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, थोड़ा मैं इसको जगह यहाँ पे बना लेता हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर। यस ठीक, ओके। नाउ व्हाट वी सी हियर, हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब डी कितना है। डी निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे डी? फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एम आई। सो एक्स सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ मास का क्या है? इट इज डी। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एम आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, अच्छा ये बात है। तो क्या क्या आ रहा है देखो तो, इट इज सेम एज m1 x1 m2 x2 m3 m1 प्लस m2। देखो क्या आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? आप सिंप्लीफाई करके बताओ। m इंटू एल प्लस m इंटू एल बाई टू बाई m प्लस m, तो ऊपर हो गया 3l बाई टू, नीचे हो गया l, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3l बाई 4। इट इज कमिंग आउट टू बी 3l बाई 4। क्या आपको ये चीजें समझ में आया? यस, अगर समझ में आया तो आप अगला क्वेश्चन मेरे को बताओगे। आई एम गिविंग यू ए सिमिलर क्वेश्चन जो जेई में आया था, वो क्वेश्चन करना है। यहाँ पर कोई एक मास रखा है, यू कैन कंसीडर दिस एज ए पॉइंट मास। चलो ये मास है से 4 kg का, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू अनदर मास बाय ये 3 बार। ये बार का भी अपना मास है, कितना है? 1 kg। इधर हियर इज अनदर मास, क्या मास है लगा इधर? यू से इट इज 5 kg। ध्यान से देखना बेटा, ऐसा दिया है, पक्का आप लोग बता दोगे। और क्या दिया है? ये जो रॉड है, बार है, उसका लेंथ दिया है सपोज 2 मीटर। लेंथ इज 2 मीटर। Here is 5 kg, here is 4 kg. The two masses are joined by a bar of length 2 meter and mass 1 kg. अब सोचो, ऐसा कोई एक डंडा जमीन पे पड़ा है, हाँ, तो क्या बोल रहा है? दिया है क्वेश्चन में ऐसा एक फोर्स लगाया है। क्वेश्चन क्या दिया था? फोर्स यहाँ पे लगा, एक फोर्स यहाँ पे लगा है। तो पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ पूछा है ये डिस्टेंस बताओ x, फाइंड x फॉर which द सिस्टम undergoes ट्रांसलेशनल मोशन। ध्यान से देखना बेटा, सिस्टम अंडरगोज ट्रांसलेशनल मोशन। एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसे करके पूछा है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब रोटेशन नहीं होगा, इसको पुश किए तो ये ऐसे चलने लगेगा। हियर ए फोर्स इज अप्लाइड, यहाँ पे कोई एक फोर्स अप्लाई किया गया है। द रॉड इज assume that the arrangement is on a smooth horizontal floor. The arrangement is on a smooth horizontal floor. जो अरेंजमेंट है कोई स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है। बिफोर वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस, पहले हम सोचते हैं हमारे पास कोई एक डंडा जमीन पे रखा हुआ है। सपोज ये है डंडा, अगर ये डंडे जमीन पे से पड़ा हुआ है, इट इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अगर मैं डंडे को यहाँ पे पुश करता हूँ, कोई फोर्स लगा के, कितना भी फोर्स लगा के मैं पुश करता हूँ, क्या लग रहा है आपको? क्या इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि रोटेटरी मोशन होगा? ये घूमेगा कि ट्रांसलेटरी मोशन करेगा? घूमते घूमते आगे जाएगा कि सीधा ऐसे आगे जाएगा? क्या लग रहा है आप लोगों को?
घूम के आगे जाएगा। हाँ, घूम के आगे जाएगा। तो फिर सोचो और बताओ, क्लॉकवाइज घूम के आगे जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम के आगे जाएगा? इतना तो इमेजिनेशन होना चाहिए। क्लॉकवाइज घूमते आगे जाएगा मतलब जो आगे जाएगा क्लॉकवाइज घूम के जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब क्यों? क्वेश्चन है क्यों ऐसे घूमेगा? Because now let me explain. When you apply a force here, this body will accelerate. When it experiences an acceleration, it experiences a pseudo force. Pseudo force और inertia force कहाँ पे आता है? It always acts at the center of mass, है कि नहीं? अब सोचो, ये डंडा इधर को पुश कर रहा है, ये इधर को खींच रहा है, तो होगा क्या? ये अरेंजमेंट ऐसे घूम जाएगा कि नहीं? अगर मैं ये फोर्स यहां पर देने की बजाय यहां पर देता, तब भी तो pseudo फोर्स वहीं पे होता। तो inertia force always acts at the center of mass। मैं अगर फोर्स नीचे देने की बजाय ऊपर से देता, तो सोचो, ये है डंडा, ये होगी फोर्स, ये हो गया pseudo फोर्स। अब ये कैसे घूमता? क्लॉकवाइज घूमता। मतलब घूमने की रीजन क्या हुआ कि ये फोर्स दोनों मिलकर इसको घुमा रहे हैं। अच्छा सोचो तो, यहाँ पर pseudo फोर्स आ रहा है, मैं अगर यहीं पे फोर्स दे दूंगा तो क्या ये घूमेगा? Will it rotate? No। तो क्या समझ में आ गया? Where the force must be applied at the center of mass। जेई में आया था क्वेश्चन, जेई मेन का। तो x क्या है इसका मतलब? x is nothing but the distance of center of mass। समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इतना सारा डिस्कशन में से हमें क्या समझ में आया? देखो, आप अपना स्कूल को अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल मत बनाओ, चाहे 11th में फेल हो जाओ, लेकिन अच्छे साइंटिस्ट बनो, फिजिसिस्ट बनो। ठीक है? स्कूल वाले ना पढ़ने देते हैं ना पढ़ाने देते हैं, बड़ा तकलीफ करते हैं मोदी जी की तरह, ना खाएंगे ना खाने देंगे। बोले देश भर में टॉयलेट बना रहे, अब जो खाएगा नहीं, खाने भी नहीं देगा, टॉयलेट से क्या मतलब है ना? देखो ये क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, फॉर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट P। क्या बात समझ में आया? P पॉइंट में सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। अब थोड़ा और सोचो और बताओ, अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस हम निकाले नहीं है, पर कितना होना चाहिए? इट शुड बी 1 मीटर और मोर देन 1 मीटर और लेस देन 1 मीटर। आपको क्या लग रहा है? व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? आपको क्या लग रहा है? दोनों का बीचों बीच 1 मीटर पे रहेगा, या 1 मीटर से ज्यादा पे रहेगा, या 1 मीटर से कम पे रहेगा? ये आपको भी फिजिकली समझ में आना चाहिए। कहां पे रहेगा? टुवर्ड दी हेवियर मास। अरे यहाँ पर 2 kg मास है, यहाँ पर 5 kg मास है, आप दोनों को रेस्ट में रखोगे तो कहां पर अपना सपोर्ट लगाओगे? बीच में लगाओगे कि इसकी लेफ्ट में लगाओगे कि इसकी राइट में लगाओगे फॉर इक्विलिब्रियम? ऑब्वियसली टू द राइट, टू द हेवियर मास। ठीक है ना? वो चीज को आज हम लोग डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, बट थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आपका होना चाहिए। इट विल बी क्लोजर टू दी बिगर मास। ओके, ठीक है, नहीं मालूम है, चलो माफ कर देते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहां से? फ्रॉम 5 kg। तो ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। मैं अब स्मार्ट हो चुका हूं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ कितना ठो मास है? 1 2 3 मास है। m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, m1 कितना है? इसको बोलो m1, ये m2, ये m3। m1 कितना है? 5 kg। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम हियर? कितना है? अरे तो यहीं पे है, 0 है कि नहीं? m2 कौन है भाई? डंडा का मास कितना? 1 kg। और ठीक है 1 kg, उसका करेस्पॉन्डिंग x2, मतलब ये डंडे का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना दूर पे है? डंडा का लेंथ 2 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास कितने दूर पे होगा? 1 मीटर। प्लस m3 कौन है भाई? 4 kg, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितने दूर पे है? 2 मीटर दिया। अच्छा, 2 मीटर बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। 5 प्लस 2 प्लस 4, सॉरी 5 प्लस 1 प्लस 4, 5 प्लस 1 प्लस 4 तो हो गया नीचे 10, ऊपर हो गया 8 प्लस 1 9, 9 में 10 इज 0.9 मीटर। क्या आपको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? Yes. Don't waste time in copying. I'll give you all these things. Next.
अब ये क्वेश्चन को देखिए, एक टेबल के ऊपर 3 ठो स्लैब रखा हुआ है। देयर आर 3 स्लैब्स, हर एक स्लैब का मास बराबर है, 3 सिमिलर स्लैब्स, हर एक स्लैब का मास बराबर है, लेंथ बराबर है। लेंथ कितना है? L, मास कितना है? दिया नहीं है, अस्यूम इट टू बी M। एक स्लैब रखा, दूसरे वाला उससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ के, तीसरे वाला और थोड़ा। देयर इज ए ओवरहैंग पार्ट फॉर ईच स्लैब। ये टेबल से बाहर जितना दूर गया, ये इसके ऊपर बाहर को उतना गया, ये उसके ऊपर उतना बाहर को गया। क्या आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? पहले बताओ, आर यू एबल टू फॉलो द फिगर? यस सर, नो? यस। अब देखो ये जो नीचे वाला स्लैब है, टेबल से बाहर निकला हुआ है A, उसका ऊपर वाला इससे बाहर निकला हुआ है A, उसका ऊपर वाला इससे बाहर निकला हुआ है A, और ये चीजें रखे हुए हैं। और दिया है कि इन फिगर शो द 3 सिमिलर स्लैब्स ऑफ लेंथ L, ऑफ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, लेंथ L, 3 सिमिलर स्लैब्स ईच ऑफ लेंथ L आर एट रेस्ट ऑन ए टेबल, टेबल के ऊपर रेस्ट में है। ठीक है, अगर हम थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, मान लो ये स्लैब है 1 मीटर लंबा, हम निकाले 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाले का और 2 सेंटीमीटर, इसको और 2 सेंटीमीटर, तो तीनों तो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दूसरा पूछा, ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर मैक्सिमम निकाल के रखने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा हाल है, और थोड़ा सा भी ज्यादा रखेंगे क्या होगा? घूम करके गिर जाएगा। पूछा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। ये इसके ऊपर ए निकला, वो उसके ऊपर ए निकला, ये इसके ऊपर ए निकला, मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्योंकि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा रखेंगे ये एलिमेंट टेबल के ऊपर नहीं रहेगा, घूम करके गिर जाएगा। ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना होना चाहिए? नाउ दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को और फिर आप लोग खुद ही कर लोगे। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है फॉर स्मार्ट पीपल, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आल्सो यू कैन डू। आई विल टेल दैट इज द सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग फंडामेंटल से समझते हैं और निकालते हैं। चलिए, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं यहाँ पे, सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर। ओके, ये हुआ ऐसे। थ्री सिमिलर स्लैब्स। अच्छा, ये L तंग कर रहा है, ये L है। ईच ऑफ लेंथ L आर एट रेस्ट, ठीक है, आर एट रेस्ट ऑन ए टेबल। आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं क्या करूं, थोड़ा पहले से एस्टिमेशन नहीं होता है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर इक्विलिब्रियम। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर इक्विलिब्रियम। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये जो है हमारे प्यारा सा टेबल और 3 स्लैब, इनको थोड़ा हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक, नाउ सीधा देखो, ये 3 स्लैब टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, है ना, और ये हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। सोचो कि ये पेन को, या फिर मैं सपोज ये पेन देता हूं, ये पेन को मैं अपनी हाथ पे रखा हुआ, ध्यान से देखो, द पेन इज ऑन माय हैंड। कुछ बाहर निकला हुआ है, और थोड़ा बाहर निकालूंगा तो फिर भी है, और थोड़ा बाहर निकालूंगा फिर भी है, और थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करा तो ये गिर गया। बताओ कब गिर जाएगा? ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन क्या हुआ? उसका जहां पे वेट आ रहा है वहीं पे मेरा नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए। जहां पे वेट आ रहा है वहीं पे अगर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, देन देयर विल बी 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, द बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन सोचो, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकल गया तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन वहां पे कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नो। सो फॉर इक्विलिब्रियम विथ मैक्सिमम लेंथ आउट, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए पेन का? टू दिस एंड। इतना दूर तक निकाला, इससे और थोड़ा से भी ज्यादा निकाल रहा हूं, गिर जाता है। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एग्जैक्टली हियर। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस 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 यस, समझ में आ गया। मतलब ये 3 सिस्टम, 3 स्लैब वाला सिस्टम नहीं गिरेगा विथ ए बीइंग मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आप थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे गिर जाएगा। मतलब ये हाल में अगर ए मैक्सिमम है तो वेयर मस्ट बी द सेंटर ऑफ मास? द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस
3 slab system must be somewhere here along this line होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आया? कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं P, ध्यान से देखो, for maximum value of A to be in equilibrium, center of mass of this arrangement should not cross this line. P should be on this line AB. AB लाइन पे होना चाहिए। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? For maximum A and equilibrium of slabs, the center of mass must be on line AB. ये लाइन AB पे होना जरूरी है। ये बात हमें समझ में आ गया। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे और एक लाइन इमेजिन करता हूँ, CD करके एक लाइन लेता हूँ। I take a line CD, I call this line as a line CD। ठीक है, मैं इसको CD लाइन कहता हूँ। अब ये लाइन को थोड़ा नाम देते हैं CD। इसका मतलब what should be the distance of center of mass from here? What should be the distance of center of mass from here? It should be equal to this much। ये डिस्टेंस कितना है भैया? ये डिस्टेंस कितना है? पूरा बाहर है लेंथ L का, ये बाहर निकला हुआ है A, तो L माइनस A। समझ में आया क्या? For maximum A and equilibrium of slabs, the center of mass must be on line AB. That is, distance of center of mass from line CD must be how much? L minus A। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? या ए लाइन से ये तीनों स्लैब का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस L माइनस A से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो गिर जाएगा। अब ये तीनों का सेंटर मास का डिस्टेंस निकालना तो हमें आता है। तो इसका मतलब हुआ XCM must be equal to L minus A। और उल्टा लिखेंगे तो शायद समझाने के लिए मेरे को आसान होगा। हम कहेंगे that इसका मतलब हुआ L minus A must be equal to XCM। अच्छा, तो XCM का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है समेशन ऑफ MIXI बाय समेशन ऑफ MI। अच्छा, ये बात है। तो चलिए तीनों बार को नाम दे देते हैं। कहते हैं कि पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 3 है। पहला वाला का मास M है, तो हम कहेंगे M1 is M। X1 कितना होगा? M1 ये है, इसका मास है M। सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू M। क्या कोई मुझे बताएगा X1 का वैल्यू? पहले लिख देते हैं M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, है ना? आप सोचोगे सर कितना लंबा हो रहा है? लंबा तो हो रहा है, बट देयर इज अ शॉर्टकट आल्सो। थोड़ा सा दिमाग वाले उसको फटाफट कर पाएंगे, जो दिमाग लगाएंगे। कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग अभी। लेकिन उससे पहले मुझे आप बताओ कि M1 का वैल्यू में क्या लूं? What should be the value of M1? It should be M, क्योंकि तीनों का मास बराबर है। क्या कोई फिगर देख के बताएगा what is X1? Distance of center of mass of M1 from the axis CD। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? अरे पूरा बार का लेंथ L है, तो डिस्टेंस होगा L/2। हाँ सर, ये समझ में आया। तो हम कहेंगे M into L/2 प्लस M2 कितना है? सिमिलर बार है, हर एक का मास बराबर है। X2 कितना होगा? देखो X2 is distance of center of mass of M2 from here। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये डिस्टेंस कितना है? अरे बोलोगे तब पता चलेगा। ये L/2 है। ये अगर इधर को A निकला हुआ है, इधर कितना गैप बन गया है? ये भी A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/2 प्लस A। क्या समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे इट इज यस बोलते जाओगे, समझ में जाओगे L/2 प्लस A। अगर समझ में आ गया है तो मुझे आप X3 का वैल्यू बताओ। कौन पहले बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X3?
x3 is distance of center of mass of m3 from the line CD. What is the value of x3 coming out to be आपके लिए कितना होगा? Yes, ये डिस्टेंस कितना है? L/2. ये a है, ये a है. Yes, जोर से बोलो जय माता दी. अबे बोलो मुंह खोल के L/2 plus 2a divided by summation of masses 3m. थोड़ा सिंप्लीफाई करो भैया, आप लोग तो नहीं कर रहे हो, मैं थक जाता हूँ सब करते करते. जल्दी करो. कितना आया देखो, m ऊपर नीचे गया, ऊपर आया L/2 3 तो L/2 by 3 ऊपर रह गया L/2 और नीचे क्या रह गया, ऊपर और क्या रह गया, a plus 2a 3a by 3 is a. मैं कर लिया. सो क्या मिला हमें? L minus a must be equal to this. हमें क्या पूछा गया था? a का वैल्यू निकालो. -1 को इधर ले आओ, 2a हो गया. L/2 को इधर ले आओ, क्या हो गया? L/2. सो a is equal to L/4. तो a का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? हो सकता है L/4. क्या चीज सबको समझ में आया है ना? क्या था ऑब्जेक्टिव? क्या था? पता ये करना था a का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है. हम देखें कि जब a का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहना चाहिए. सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे रहना चाहिए, मतलब यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? L-a. में डिस्टेंस निकाला और L-a के साथ इक्वेट कर दिया, उसमें से a का वैल्यू निकाल लिया, है ना? लेट अस गो फॉर शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड मतलब कांसेप्ट तो वही है, कांसेप्ट वही है. मैं ये स्टेटमेंट को थोड़ा यहां से आगे बढ़ाऊंगा. ये चीजों को मैं छोटा कर दिया और ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको. ये हो गया, ये हमारा हो गया है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस. नाउ ये वाला स्टेटमेंट को बोरो करके लाते हैं. क्या था? L minus a must be equal to HCM. हाँ, और HCM निकालने में इतना सारा ताकत लग गया, सारा एनर्जी वहीं पे खत्म हो गया. चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं. हमें निकालना था क्या? L/2 और L minus a is equal to HCM. HCM क्या था? HCM was distance of center of mass of this arrangement from this line. जो हम निकाले m1x1 plus m2x2 plus m3x3 पे m1 plus m2 plus m3 करके. लेकिन सोचो तो ये तीन फिगर को थोड़ा तीनों स्लैब को बड़ा प्यार से देखो कैसे दिख रहे हैं. ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं. सॉरी, ये कैसे दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं ऐसे. ये एक स्लैब है, थोड़ा ध्यान से देखना. ये दूसरा स्लैब है और ये तीसरा है ना. ये डिस्टेंस कितना? a. ये डिस्टेंस कितना? a. मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? L प्लस, है कि नहीं? तो ये तीनों स्लैब का अगर आपको कहा जाएगा सेंटर ऑफ मास कहां है, क्या आप नहीं जानते हो? सिमेट्रिकल दिख रहा है तो बीच में होगा, है कि नहीं? तो अगर ये L plus 2a बीच में है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L plus 2a by 2. L plus 2a by 2 हो गया ना, वही तो निकला. इट इज इक्वल टू L minus a इज इक्वल टू L/2 plus a. हम लोग इतना मेहनत करके तो वही निकाले थे. A little intelligence can save your time and energy. Remember, a little intelligence can save your time and energy. अगर आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आपको मेहनत काफी कम पड़ेगा. L minus a इक्वल L/2 plus a इधर भी निकाले थे, इधर भी निकल गया. क्या सबको समझ में आया? समझ में आ गया. अच्छा, अगला क्वेश्चन. Here is a bar bent into the form of a triangle. A uniform bar of length 12 मीटर. कोई बार है जिसका लेंथ है 12 मीटर, उसको बेंड करके एक ट्रायंगल बना दिया गया है. राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हो. 3 4 5 मीटर, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर. What is distance of center of mass from line AB? ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितने दूर पे है? और मैं कम से कम तो इतना उम्मीद रखूंगा कि आप लोग खुद करोगे. Please do it now for my sake. Now let me do it. You have made a trial. Someone told the answer is 1 meter. Let me check. मुझे आंसर मालूम नहीं है, इसे देखना है. मैं तीनों रॉड का नाम दे देता हूँ. रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3. ये तीनों को मैं नाम दे दिया. नामकरण हो गया, ठीक है. और ये यूनिफॉर्म बार है और ये 12 मीटर का था, बेंड कर दिए.
तो बार का तो कुछ लेंथ होगा, कुछ मास होगा। व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, ऐसा अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन में। लेट मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा केजी पर मीटर। मान लो 1 मीटर का मास होता है लैम्बडा केजी, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, यूनिफॉर्म बार है। मतलब क्या कोई मुझे बताएगा ये पूरा बार का मास कितना है? स्टेटमेंट में क्या लिया हुआ असम्पशन, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्बडा केजी पर मीटर, 1 मीटर का लैम्बडा केजी। तो कोई बताइए ट्रायंगल का मास कितना है? 12 लैम्बडा। सो सिंपल थिंग, इतना भी आप लोग देर में बता रहे हो। अच्छा ठीक है, तो अब M1 बताइए, M1 क्या लेंगे? ये 3 मीटर है तो होगा 3 लैम्बडा। क्या हम क्या निकालना चाहते हैं यहां से डिस्टेंस, मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो व्हाट इज y1, व्हाट इज y1 कोई बताएगा? अरे भैया ये मास तो एक्सिस के ऊपर ही रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन से कितना दूर पे, कहां दूर पे, वहीं तो पड़ा है। M2 कितना है? M2 इज दिस वन, क्या है मास इसका? 4 लैम्बडा। कोई बताएगा y2 कितना है? y2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बार फ्रॉम हियर। यस अभी मुंह खुलने लगा। 2 मीटर को छोड़ो 2 लिखते हैं, ठीक है। नाउ M3 है 5 लैम्बडा। क्या कोई मुझे बताएगा y3? थोड़ा सा हाई डेंसिटी का ब्रेन चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में है। सेंटर ऑफ मास मस्ट बी हियर। अगर ये बीच में है थोड़ा सोचो और कोशिश करो और बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। यू कैन सी सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। नहीं, दिस लेंथ बाय द होल इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय द होल, मतलब ये कितना होना चाहिए? First should be this height, this length by this whole is equal to this length by this whole। ये आधा है पूरे का, ये पूरे का आधा है, मतलब ये भी इसका आधा ही होगा। मतलब कितना होगा ये? कोई बताओ कितना होगा? 2 मीटर। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। ये जो चीज है यहाँ, ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये पूरा का आधा है, मतलब ये पूरे का आधा होगा। ये पूरा कितना है? 4, उसका आधा कितना? 2। तो सेंटर मास का डिस्टेंस यहां से कितना हुआ? 2। वाओ, समझ में आ गया? ओके, नाउ हमें चाहिए हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब YCM। कैसे निकालेंगे YCM? कैसे निकालेंगे? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। कितना आया? M1 Y1 3 लैम्बडा इंटू 0, 3 लैम्बडा इंटू 0, ओह 3 लैम्बडा इंटू 0 प्लस M2 कितना है? देखो तो 4 लैम्बडा इंटू 2, 4 लैम्बडा इंटू 2 प्लस 5 लैम्बडा इंटू 2, 5 लैम्बडा इंटू 2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मासेस। कौन बताएगा क्या लिखेंगे यहाँ पर? M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों मास मिलके कितने हैं? टोटल 12 लैम्बडा। टोटल लेंथ कितना है? 12 मीटर और लैम्बडा केजी पर मीटर। इट इज 12 लैम्बडा। क्या ऊपर नीचे से लैम्बडा कैंसिल नहीं हो गया? हाँ हो गया, ऊपर नीचे से लैम्बडा कैंसिल हो गया। 12 लैम्बडा कैंसिल हो गया तो क्या मिला? देखो तो 8 प्लस 10 18/12। 18/12 कितना होगा? 3/2। यस, द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर रॉड सिस्टम इज 3/2 मीटर। ठीक है, अब देखो 11th क्लास की स्कूल में आपको सेंटर ऑफ मास का स्टेटमेंट बता देंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ऑब्वियस है कि स्कूल में एक भी नहीं आएगा, लेकिन अगर स्कूल में क्या आएगा उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, तो आप भी गए मैं भी गया, दोनों का लाइफ बर्बाद। ठीक है, कोई मेरे पास पढ़ने नहीं आएगा और आप भी पढ़ के किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक है, तो डोंट मेक योर स्कूल एज योर यार्डस्टिक ऑफ स्टडी। कितना पढ़ना है, क्या करना है, स्कूल विल नॉट डिसाइड। ओके, और वैसे भी अगर आप कहोगे नहीं सर मुझे तो स्कूल के लिए पढ़ना है, तो जेई के लिए नहीं पढ़ना है, तो आपको कोचिंग 11th के लेना ही नहीं है, क्योंकि 11th तो ऐसे ही क्लास प्रमोशन हो जाता है। कम इन क्लास 12। ठीक है, मस्ती करो, घूमो फिरो, जवानी एक बार आता है जिंदगी में, बार बार नहीं आता है। लेट अस सी नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन को देखिए,
एक 4 kg, एक 5 kg, एक 1 kg के मास कहाँ पड़े हैं मालूम नहीं है। In figure shown the center of mass of the 3 point masses is at 2, 3 दिया है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं है और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2, 3। ये कहाँ है ये मालूम नहीं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अच्छा, फाइंड वेयर ए 10 kg point mass be added to system। ये पूरा सिस्टम में हम एक 10 kg मास रखना चाहते हैं तो क्या होगा, हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल कम टू ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। कहां पे रखेंगे 10 kg का मास, कि इन लोगों का इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है। कहां पे रखेंगे 10 kg का मास कि 4 मास वाला सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा, जबकि 3 मास वाले का कहां पे है 2, 3 पे है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Where a 10 kg mass must be kept so that the center of mass of the system will come to origin। अच्छा, ये बात ठीक है। बिफोर वी गो फॉर ऑल कैलकुलेशन थोड़ा सोचे। ये सब मासेस का तो इंडिविजुअल पोजीशन नहीं दिया है, लेकिन आई कैन इक्विवेलेंटली अंडरस्टैंड कि ये 4 + 5 + 1 कितना हो गया 10 kg। ये 10 kg मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या था? इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी assumed to be concentrated। मतलब यहाँ पर आप अलग अलग जगह पे 10 kg रखे हो, लेकिन assume कर सकते हो कि as if the 10 kg, the entire 10 kg mass is here। ये पूरा का पूरा 10 kg मास यहाँ पे है। अगर इस पॉइंट को हम A कहेंगे तो क्या लिखेंगे? फॉर 3 मास सिस्टम द टोटल 4 + 5 + 1 is equal to 10 kg is 8A। हाँ, क्या ये स्टेटमेंट यहां तक समझ में आ गया? तो भूल जाओ इस सब मासेस को। अब हम कहेंगे कि 10 kg मास 2, 3 में है और एक तो 10 kg को कहां रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा, है कि नहीं? और एक 10 kg को कहां रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा। यहाँ पर फिर से दिमाग लगाने वाली बात हुआ, स्मार्ट लोगों का मेथड और अपना कन्वेंशनल मेथड। पहले कन्वेंशनल मेथड करेंगे, फिर स्मार्ट लोगों की मेथड से हम सोचेंगे। स्मार्ट लोगों की मेथड में कोई कैलकुलेशन नहीं है, खाली इसे देख के ही आप आंसर बता दोगे। अभी कैलकुलेट करके देखेंगे, मालूम नहीं है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। लेट एक्स्ट्रा 10 kg is to be kept at xy। कहां रखेंगे मालूम नहीं, से इट इज x1, y1। अच्छा, अगर ये बात है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ mi एक साइड 10 kg ये है और एक दूसरा 10 kg रखे x1, y1 पे, तो क्या कहेंगे? ये वाला 10 kg into 2, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, प्लस दूसरा वाला 10 kg हम जो जोड़ रहे हैं दैट इनटू उसका करेस्पॉन्डिंग x1/20। ये कितना होना चाहिए? This should be x coordinate of center of mass, लेकिन दिया क्या है? It could come to origin, मतलब x coordinate should be 0। क्या हमें x1 का वैल्यू पता चल गया? हाँ सर, 2 मीटर और 2, x1 का वैल्यू हो गया 2। क्या ये बात मेरी सबको समझ में आ रहा है? For should be x1, it should be 2 only। हाँ, x1 हो गया, सॉरी -2 ना, सॉरी ये इधर आ गया तो हो गया -2। x1 should be -2। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट तो हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ m1 y1 प्लस m2 y2 दैट इज 10 into 3 जो एग्जिस्टिंग है, प्लस नया 10 kg कहां पे जोड़े हैं y1/20 एंड दिस शुड बी आल्सो 0 बिकॉज़ द सेंटर ऑफ मास कम्स टू ओरिजिन। तो y1 कितना आ गया माइनस, तो कहां पे जोड़ेंगे? कहां पे हम 10 kg मास जोड़ेंगे कि ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा? कहां पे जोड़ना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट जहां पे हम जोड़ेंगे x1 y1 दैट इज -2 -3। इफ वी ऐड 10 kg मास एट -2 -3 तो हमारा काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. चलो ये हो गया।
देखेंगे, ठीक है ना। चलो थोड़ा स्मार्ट मेथड देखते हैं। अभी हमें स्मार्ट मेथड में देखना है कि ये जो चीज है कौन से, ये वाला, थोड़ा इनको छोटा कर लेते हैं यार, जगह कम होता है, गरीबी को आटा गिला। चलो ठीक है, तुम इधर चलो। ये सिस्टम में देखो, अब ये पूरा मिलके 10 kg, हमें पूछा गया है अनदर 10 kg कहाँ पे रखेंगे। आई क्रिएट अनदर पेज एंड सी। सपोज हमारे पास पता चल गया कि ये 2, 3 एक पॉइंट है जहां पे रखा है 10 kg। एक दूसरा 10 kg कहां पे रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास विल बी एट द ओरिजिन। अच्छा बताओ, अगर एक 10 kg मास यहाँ पे है, दूसरा 10 kg मास यहाँ पे है, सपोज ऐसे दूसरा 10 kg मास यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई? एकदम बीच में होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब अगर यहाँ पर 10 kg है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दूसरा 10 kg कहाँ रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली इधर को आएगा। आर यू नॉट गेटिंग, है ना। अगर ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 3, तो ये कितना होना चाहिए 3, ये कितना होना चाहिए 2, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में है तो सॉरी ये 3 है, ये क्या है, ये है 3, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 गिवन, दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये मिड पॉइंट है दोनों पॉइंट का, तो ये कितना होना चाहिए 2, ये कितना होना चाहिए 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2 -3। क्या इतने सारे कैलकुलेशन की जरूरत था? तो एग्जाम में आप कैसे करोगे आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस, आगे बढ़ते हैं। आज की थ्योरी अब से पढ़ना शुरू। तो थ्योरी में देखेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ मास के बारे में हम लोग कितने सारे चीज जान लिए। अब हम जान लिए कि ये पेन का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, जहां पे इसको एक सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस थिंक, अगर मैं ये पेन के साथ यहाँ पे मान लो 5 रुपये वाला कॉइन एक तो यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं अगर एक कॉइन यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या ये पेन अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा, नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 रुपये वाला कॉइन यहाँ पर रखने के बावजूद ये रेस्ट में रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट था, ये जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट था, इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट को 5 रुपये कॉइन की तरफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा कि उससे दूर लेना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा? थोड़ा इधर ले लेंगे रहेगा कि थोड़ा उसके पास ले आएंगे तो रहेगा? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द कॉइन वी हैव टू मूव, है कि नहीं। तो इसका मतलब अभी तो सेंटर मास यहाँ पर था, एक 5 रुपये वाला कॉइन यहाँ पर रखने के बाद पूरा सिस्टम का सेंटर मास और यहाँ पे नहीं रहा, किधर हो गया, थोड़ा सा इधर को हो गया, इसलिए अब यहाँ पर सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में आएगा। सिमिलरली अगर ये अभी इक्विलिब्रियम में है, मान लो इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक हिस्सा काट के निकाल दिया, क्या ये अभी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं, क्या होगा, गिर जाएगा, किधर को, इधर को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हाथ को थोड़ा और इधर करना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी हम कोई सिस्टम में कोई मास ऐड करते हैं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एडेड मास। ये सब चीजें आपको डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, बट देन इफ यू अंडरस्टैंड तो न्यूमेरिकल्स को शॉर्टकट में कर पाओगे, नहीं तो शॉर्टकट में करना मुश्किल नहीं हुई। दकियानुसी मेथड में लंबे लंबे कैलकुलेशन करके करोगे, एग्जाम से आके बोलोगे बहुत लंबा क्वेश्चन था, आंसर नहीं बन रहा था। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, क्या देखें, जब भी हम कोई सिस्टम में कोई मास ऐड करते हैं, when any mass is added to a system, the center of mass shifts towards added mass, towards added mass, ठीक है। Similarly, when any mass is removed from a system, the center of mass shifts away from removed mass।
हाँ, ये चीज हमें समझ में आया। ठीक है, कितना सिंपल था, बस वी डिस्कवर। अगर समझ में आ गया तो आपको बोलना है कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई एक स्फीयर रखा हुआ था। हियर इज ए स्फीयर, से हियर इज ए होलो स्फीयर। क्या है ये? होलो स्फीयर। होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। और क्या है, इस स्फीयर में क्या हुआ है, यहाँ पे कोई एक मास लगा है, एक्स्ट्रा मास, एक मास m लगा है। होलो स्फीयर का मास m है। क्या दिया, पूछा क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर मान लो कि सेंटर मास क्या है, हम लिखेंगे हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, ऑप्शन दिया है r/2, b greater than r/2, c less than r/2। क्या आप लोग बता सकते हो इसको? एग्जाम्पल की तौर पे पूछ रहा हूं। बिट नंबर 2, सोचो और बताओ। गलत बताने वाले को सर पे फोड़ेंगे हम जाके नारियल। हाँ, ये देखो नेक्स्ट, सोचो। ये कोई एक होलो स्फीयर था जिसमें आपको ये मास ऐड कर दियो। पूछा है ये अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास का हाइट कितना है, r/2। सॉरी मैं गलत लिखा हूं यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ। क्या दिया है, r लेस देन r मोर देन r, ऐसे दिया है। इट इज r, b दिया है ग्रेटर देन r, c दिया है लेस देन r। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट था। हियर इज ए स्क्वायर प्लेट, हियर इज ए स्क्वायर प्लेट विथ ए स्मॉल होल इन द प्लेट। होल, प्लेट में एक होल रखा है। स्क्वायर प्लेट है जिसमें एक होल बना है। ठीक है, स्क्वायर प्लेट है जिसमें एक होल बना है। अब ये प्लेट को थोड़ा मैं भर दूं कलर से। ये स्क्वायर प्लेट में एक होल बना है, फिल यस। स्क्वायर प्लेट में हम एक होल बनाए हैं। ठीक है, हियर इज ए होल, स्क्वायर प्लेट विथ ए होल। होल के अंदर क्या है, ये होल में क्या है, अच्छा ठीक है, देयर इज ए स्क्वायर प्लेट विथ ए होल। जस्ट ए मिनट, तुम बन जाओ होल। अब ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट में एक होल रखा है। सोचो, और क्या पूछा है, दिया है कि इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया गया है, दिया है ऐसा है। ये है एक, ये है दूसरा। अब ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, फिगर देख के पता चल रहा है। ये स्क्वायर प्लेट जिसमें एक होल है, इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा क्वाड्रेंट में है, बताना क्या है आपको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट विथ ए होल लाइज इन व्हाट व्हिच क्वाड्रेंट, ऐसे करके पूछा है। तो क्या लिखेंगे एग्जांपल में, सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट विथ ए होल, विथ ए होल इज इन व्हिच क्वाड्रेंट। आप जानते हो क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे करके होते हैं, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये सारी चीज आपको मालूम है। तो आपको बताना है अभी पहला केस में, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज r मोर देन r लेस देन r। बताइए क्या होगा, मोर देन r होगा। बहुत डंडा खाएगा। अरे भैया, जब ये नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, सेंटर पे होता कि नहीं होता। स्फीयर का हाइट कितना होता, r। अब ये मास जोड़ दियो, ये मास जोड़ दियो, मतलब सेंटर मास क्या हुआ होगा, थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर गया होगा। अब ये भी तो बताए, अब सेंटर मास यहाँ पे कहीं होगा। whenever any mass is added to a system, center of mass moves towards the added mass। अब हाइट क्या होगा, मोर देन r और लेस देन r और इक्वल टू r। यस, मुझे लगा कि वो रिमूव कर दिया। ठीक है, ठीक है, रिमूव कर दिए। होलो स्फीयर है, अंदर से कुछ, होलो स्फीयर के अंदर से कुछ रिमूव कर दिए। होलो ब्रेन जिनका होता है खोपड़ी, ऐसे ही होता है। होलो स्फीयर के अंदर से क्या निकाल लोगे तुम। एनीवे, यहाँ पर कोई एक स्क्वायर प्लेट है, बताओ यहाँ पे एक होल हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
बस ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर ये होल नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ होता, लेकिन ये चीज निकाल दिए। whenever any mass is removed from a system, center of mass moves away, तो सेंटर ऑफ मास अभी कुछ यहाँ पे आ गया होगा। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या मेरा क्वेश्चन और ये लॉजिक आपको समझ में आया? इस लॉजिक मुझे बड़े बड़े न्यूमेरिकल करने में आसान कर देंगे, न्यूमेरिकल हेल्प करेंगे करने में। We can develop shortcuts with this logic, लेकिन आपको स्कूल वाले डायरेक्टली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, it is not available in your books. Don't think that all things are available. You go for hundreds of books, many things you will see around here which are not written, not revealed, not discovered in the course. ठीक है, हम लोग ये जो लॉजिक को डिस्कवर करें कि ऐसे हो रहा है, वो हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा। Let us go for the next point. Point number 2. अभी सोचो कि यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक x एक्सिस y एक्सिस है, और मान लो कि यहाँ पर कोई एक m1 रखा हुआ था, ये डिस्टेंस x1 था, यहाँ पर कुछ m2 रखा हुआ था, ये डिस्टेंस x2 था, यहाँ पर कुछ m3 रखा हुआ था, और ये डिस्टेंस x3 था। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? हम लोग हीरो है, फटाफट निकाल देंगे। क्या करना है? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 by m1 plus m2 plus m3। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट नाउ लेट अस थिंक फॉर ए चेंज। सपोज हम m1 को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए इधर, कॉल इट dx1, m2 को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए, कितना? dx2, m3 को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिए, dx3। अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट दिए हैं। क्या सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा कि डिस्प्लेस हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल बी डिस्प्लेस्ड। अगर इंडिविजुअल मासेस को हम डिस्प्लेस कर दिए तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसका लोकेशन बदल जाएगा। हमें निकालना है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इफ ईच इंडिविजुअल मास इज डिस्प्लेस्ड बाय dx1, dx2, dx3 एटसेट्रा रेस्पेक्टिवली। ये चाहिए मेरे को टू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ। बुक में नहीं है, न्यूटन्स लॉ को खोखला बना के छोड़ दिए, ठीक है। और हर साल जेई में एटलीस्ट वन क्वेश्चन कम्स ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बट हार्डली पीपल अंडरस्टैंड कि इट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वो अपना तरीके से लंबा तरीके से करते हैं, नहीं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की क्वेश्चन को आप देख के बनाओगे, कोई आंसर कैलकुलेशन की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है। एवरी ईयर आई नोटिस देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन जब लोग सॉल्यूशन देने आते हैं, मैं देखता हूं कि दिस सॉल्यूशन इज नॉट यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वो फंडामेंटल रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन सब आइडिया लगा के सॉल्व करते हैं और कुछ आंसर निकालते हैं, सही आंसर निकालते हैं। बट थोड़ा दिमाग लगा के देखो तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर यहाँ पर 10 kg है तो कहाँ पर रहेगा दूसरा मास की सेंटर ऑफ मास? यहाँ पे रहेगा। थोड़ा दिमाग लगा दिए, काम बन गया। वैसे ही तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो। हाँ, तो ये बात है। तो हमें मालूम है कि x द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। ये डिवाइड होता है, इसको बाहर रख दिए, m1 x1 m2 x2। रिमेंबर ये जो चीजें हैं ना, x1 कभी पॉजिटिव होता था, कभी नेगेटिव होता था, ठीक है। जबकि हम लोग क्या लिखे थे, स्टेटमेंट लिखते बताओ, x1 इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। वो आपको समझाने के लिए था, जो कि गलत था। x1 इज नॉट द डिस्टेंस, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट। तब बोलते तो वेक्टर को जोड़ के आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता। डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए अगर इधर है हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इधर है नेगेटिव ले लेते हैं। इधर वाला मास का हम नेगेटिव ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। रिमेंबर, दीज आर ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव आता है और कभी नेगेटिव आता है। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी इज -2 मीटर, इज इट पॉसिबल? नो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो ध्यान रहे कि बार बार हम डिस्टेंस कहते हैं, बुक में भी लिखा है, हम खुश है, बुक भी खुश है, टीचर खुश है, पर असलियत में चीज क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तभी जाके आपको समझ में आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। बात है यहाँ पे, क्या बात है यहाँ पे, ये सब डिस्प्लेसमेंट। ये क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। ये m1 का डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m2, ऐसा करके रखा है। अगर मैं दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करता हूं, आई कैन राइट dx by dt,
dx by dt, दोनों तरफ को अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो नीचे भी dt आएगा, इधर भी dt आएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई कैन राइट dx इज इक्वल टू 1 by mi इज ए कांस्टेंट। किसी एक सिस्टम का टोटल मास नहीं बदल रहा है, नॉर यू कैन चेंज। अंदर क्या रहेगा, m1 इसका डेरिवेटिव dx1, m2 इसका डेरिवेटिव dx2, लाइक दिस सबका डेरिवेटिव निकालो और जोड़ दो। तो क्या पता चला, कंक्लूजन क्या हुआ, इफ m1 m2 m3 etc are given displacements dx1 वेक्टर है, dx2 dx3 etc respectively ध्यान रहे the displacement of center of mass is given by x और dx of center of mass is m1 dx1 plus m2 dx2 plus m3 dx3 whole divided by summation of mi, जिसको हम ऐसे लिखेंगे summation of mi dxi वेक्टर है by summation of mi। क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? Is this statement understood? समझ में आया? कैसे हुआ? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो याद रखो कि कोई भी सिस्टम में मासेस m1, m2, m3 को अगर हम dx1, dx2, dx3 ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi। इधर क्लियर? एक एग्जांपल लेके देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, 3 masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are lying or you say are kept on x-axis। हाँ समझ में आया। 1 kg was displaced to right by 30 centimeter, 2 kg was displaced to left by 8 centimeter and 3 kg was displaced to right by 4 centimeter। Find displacement of center of mass। थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, डरने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें। एक्स एक्सिस में 3 मास पड़े हुए थे, एक 1 kg, एक 2 kg। कहाँ कौन थे मालूम नहीं है, 2 kg आगे था कि पीछे था कि कहाँ था, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बस रखा था, हो सकता है यहाँ पर 1 kg रखा था, यहाँ पर 2 kg रखा था, यहाँ पे 3 kg रखा था, कहीं भी हो सकता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 kg was displaced to right by 30 centimeter। 1 kg को राइट को डिस्प्लेस कर दिया गया, कितना दूर, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कर लिए। 2 kg को लेफ्ट को डिस्प्लेस कर दिए, कितना, बाय 8 सेंटीमीटर। हाँ 3 kg को राइट को डिस्प्लेस कर दिए बाय 4 सेंटीमीटर। तो जब सबको इधर उधर कर दिए, सेंटर ऑफ मास जहां था वही तो डिस्प्लेस हो गया होगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी कैन प्रोसीड लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, थोड़ी देर पहले देखे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi। अगर ये बात है तो थोड़ा देखें क्या करें यहाँ पर। क्या कोई मुझे बताएगा m1 1 kg, क्या कोई बताएगा dx1, ये वेक्टर है,
वेक्टर है तो यू कैन राइट इट एज समथिंग आई कैप और माइनस आई कैप, क्योंकि एलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो dx1 वेक्टर है, कितना है 1 kg, इधर को गया तो हम कहेंगे 30 आई कैप। क्या समझ में आ रहा है सबको? m2 कितना है 2 kg। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज dx2 नाउ? इधर को आया है 8 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे? माइनस -8 आई कैप। कोई बताएगा व्हाट इज m3 इज 3 kg और dx3 कितना लेंगे? dx3 4 आई कैप। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi। ये तो आप कर सकते हो, यू कैन वेरी इजीली डू इट नाउ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? हाँ सर, फॉर्मूला तो आता है, समझ में भी आ गया है ना। चलिए इसको डालते हैं यहाँ पे और निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कितना हो जाएगा? m1 dx1 1 into 30 आई कैप प्लस m2 into dx2 2 into -8 आई कैप प्लस 3 into 4 आई कैप बाय क्या क्या मास थे? 1 2 3 1 + 2 + 3 is 6। कितना हुआ? 30। ये -16 हो गया। 14 + 12 हो गया 26 बाय 6 आई कैप, दैट इज 13/3 आई कैप सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। क्या समझ में आया? आंसर आ रहा है 13/3 आई कैप विल बी टुवर्ड्स राइट। हाउ मच? 13/3 सेंटीमीटर। The center of mass will be displaced towards right by 13/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पता चल गया center of mass will be shifted towards right by 13/3 सेंटीमीटर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। कोई एक सिस्टम में अगर हम कहेंगे कि कोई एक सिस्टम में मासेस को बदल देंगे, पोजीशन बदल देंगे, सेंटर ऑफ मास बदलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे कि एक डंडा है, दिस इज व्हाट इज ए लाइट डंडा। लाइट डंडा मतलब अंधेरे में दिखता है, नहीं, मासलेस है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि कोई एक 50 ग्राम का बॉडी रखा हुआ है और यहाँ पे कोई एक मान लो कि 10 ग्राम का बॉडी रखा हुआ है। हम इसको कुछ एक सपोर्ट देना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा तो मुझे सपोर्ट कहाँ पे देना चाहिए? थोड़ा तो आप मदद कर लोगे मेरा। बीच में देना चाहिए, इधर कहीं देना चाहिए, इधर कहीं देना चाहिए, ए में, बी में, सी में, कहाँ पर सपोर्ट देने से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? ए में देना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बड़े मास के पास होगा। मान लो कि ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होता, लेकिन ये 10 ग्राम था और 40 ग्राम रख दिए, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स द एडेड मास। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर कोई एक सपोर्ट देके इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं तो दैट सपोर्टिंग पॉइंट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ पे कहीं सपोर्ट देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, रख दिए इक्विलिब्रियम में। आपके लिए कितना कलर खर्चा कर रहा हूं, देखो है, सारा कलर मेरा खर्चा हो गया। एनीवे, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट में दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये 10 kg को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। क्या करना पड़ेगा मुझे? 10 kg को थोड़ा इधर लाया हूं, लाने से क्या होगा? अभी ये रहेगा नहीं, गिर जाएगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो? 10 kg को थोड़ा इधर ले आऊंगा तो ये जो डंडा सपोर्ट में रखा हुआ था वो कैसे गिरेगा? राइट को गिर जाएगा कि लेफ्ट को गिर जाएगा? किधर को गिरेगा? इसको थोड़ा इधर ले आएंगे तो ये डंडा गिर जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे होने से इक्विलिब्रियम में होता है। ये 10 ग्राम को थोड़ा इधर ले आया तो ये किधर को गिरेगा? 50 ग्राम की तरफ कि 10 ग्राम की तरफ? 50 ग्राम की तरफ गिर जाएगा। मतलब, लेकिन हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहे। मतलब इसको शिफ्ट करने से सेंटर मास शिफ्ट हो रहा है, मुझे सेंटर मास को वापस लाना है उसकी जगह। तो 50 ग्राम को मुझे किधर मूव करवाना चाहिए? लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? यस। तो मतलब इसको इधर लाने के साथ साथ इसको अगर थोड़ा सा इधर लाएंगे तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा।
individual masses have changed their positions. There is some displacement dx1 for m1, some displacement dx2 for m2, but still we notice there is no change in position of the center of mass. Displacement of center of mass is 0. मतलब ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर इंडिविजुअल मासेस को dx1, dx2, dx3 डिस्प्लेसमेंट देने के बाद सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब हम कहेंगे दिस क्वांटिटी इज 0. ये कब 0 होगा? व्हेन दिस क्वांटिटी इज 0. समझ में आया क्या? तो हम क्या लिखेंगे? अभी लिखेंगे इसमें हम कहेंगे कि इफ पॉइंट नंबर 2 था या 3 था, 3 था. If by displacing individual masses, the center of mass of system does not change, then आप कहोगे dxcm, जो कि हम निकाले थे क्या? समेशन ऑफ mi इंटू ऊपर रहेगा m1 dx1, नहीं ऊपर तो हम शॉर्टकट में भी लिखे थे, इंटू समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू 0. ये चीज 0 होगा. क्यों? क्योंकि देयर इज नो चेंज इन, ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हो गया 0. तो अगर ये 0 हो गया तो दिस क्वांटिटी 0, और ये डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया? मिल गया समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू 0. मतलब अगर मासेस m1, m2, m3 को ऐसे हम डिस्प्लेस किए कि m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस. अगर ये बात आपको समझ में आया, मैं आपको वही पुराना क्वेश्चन को थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे. क्या पूछा था? 3 masses 1 kg, 2 kg, 3 kg are kept on x-axis. 1 kg was displaced to right. यही क्वेश्चन को थोड़ा मैं कॉपी करना चाहूंगा और लेना चाहूंगा रिपीट करने के लिए. You will see what will be the modification of this question. Okay. अगर ये चीज आपको समझ में आया है तो आप बताइए. यहाँ पे दिया है 3 masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are kept on x-axis. 1 kg was displaced to right by 30 cm. पुराना क्वेश्चन है. 2 kg was displaced to left by 8 cm. 3 kg was displaced, हाँ थोड़ा यहाँ से मॉडिफिकेशन करना, तो यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ. ठीक है, तो इसको मिटाना है. अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा. क्या क्वेश्चन है? फाइंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी गिवन टू 3 kg such that center of mass does not change. जहां था वही रहेगा. ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, नहीं बदलेगा. कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? हमें क्या दिया है? सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, मतलब dxcm मस्ट बी इक्वल टू 0. सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, मतलब dxcm मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू 0. अगर ये बात है तो हम यहाँ पे कहेंगे सॉल्यूशन में m1 था 1 kg, dx1 तो हम निकाल लिए थे, कितना था? डिस्प्लेस टू राइट बाई 30 cm, सो 30 i के. m2 था 2 kg, इट वाज डिस्प्लेस टू लेफ्ट, कितना? बाई 8 cm, माइनस 8 i के. m3 कितना था? 8 kg, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? अरे वो तो मालूम नहीं है, वो पता करना है ना. तो हम क्या कहेंगे? फॉर नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, चेंज इन सेंटर ऑफ मास,
हम कहेंगे m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 मस्ट बी इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दो 1 into 30 दैट इज 30 आई के प्लस m2 कितना है 2, ये कितना है -8, कितना हो गया -16 आई के प्लस 8 into m3 8 kg है क्या, m3 तो 3 kg था, what into 3 kg सॉरी, m3 was 3 kg, तो कितना हो जाएगा प्लस 3 into dx3 कितना है मालूम नहीं, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। क्या आपको यहाँ से dx3 का वैल्यू मिल गया? हाँ, कितना आया 30 - 16 14 आई के, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -14 आई के 14/3 आई के। तो क्या मुझे कोई बताएगा कि 3 kg का मास को हम किधर को मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा? लेफ्ट को मूव करेंगे कि राइट को मूव करेंगे 3 kg मास को? आंसर इज कमिंग राइट कि लेफ्ट? लेफ्ट को मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे 14/3 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पड़ा रहेगा। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस, ठीक है। तो मैं इसका वीडियो भी भेज दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप लोग थोड़ा इसको ठीक से समझो। एंड नेक्स्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इतना जानकारी के साथ हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में घुसेंगे और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।